पुष्पी पादपों का शरीर, शरीर नहीं शारीर, हाँ शरीर और शारीर में अंतर है, वो भी मैं बताऊंगी किस तरह। हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ लिया था आवर्तबीजी पादप या फिर पुष्पी पादप भी कह सकते हैं, पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब आकारिकी और शारीर, आकारिकी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बाहर की संरचना की एक पादप है, उस पादप के अंदर जड़, तना और फरण और उसके बाद पुष्प और बीज, इनकी संरचना कैसी थी, बाहरी आकारिकी कैसी थी, वो तो था आकारिकी के अंदर। ये है पुष्पी पादपों का शरीर, वो ही पुष्पी पादप। अब पुष्पी पादप कहे तो कौन सा कहेंगे, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म, कौन आएगा? एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, आवर्त बीजी पादप। मैंने अभी बोला आपको कि आवर्त बीजी पादप। एंजियोस्पर्म यानी कि जिस पादप के अंदर क्या पाया जाता है, बीज के चारों ओर आवरण, आवृत बीजी, बीज आवरण से ढका हुआ है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी, जिनके चारों तरफ आवरण नहीं ढका हुआ है या जिसमें बीज नहीं होते हैं या चारों तरफ से, या हम पूरा ऐसे कह सकते हैं कि पुष्पी पादप किसको कहेंगे, आवर्त बीजी को ही कहेंगे, ठीक है। तो वही पुष्पी पादप या आवर्त बीजी पादप कह दो या एंजियोस्पर्म कह दो, तीनों वर्ड एक ही है। उसके बाद उसका शारीर, शारीर कहें तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है एनाटोमी, एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी। इसका क्या अर्थ है, शरीर ये नहीं, इसके अंदर का जो पादप, एक पादप है वो किस तरह से अंदर से बना हुआ है, वो शरीर के अंदर क्या है। जैसे अपन शरीर के अंदर क्या कहते हैं कि ये पूरा शरीर है, शरीर में जैसे बाह्य और आंतरिक दोनों आता है, लेकिन शरीर का क्या है कि आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। आई बात समझ में कि एनाटोमी यानी पुष्पी पादपों का शरीर का अर्थ है कि उस पादप के आंतरिक भागों या आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटोमी कहलाता है। इसके अंदर आता है उत्तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तक। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव वो सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है या किस छोटी से छोटी इकाई से बना होता है, जल्दी से बताओ मेरे को। जीव जो है किससे बना होता है, कोशिका से। वेरी गुड। कि एक जीव जो है वो क्या है, एक कोशिकीय या फिर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और कोशिका हमने क्या पढ़ा कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती है। तो देखो उत्तक के अंदर क्या आएगा कि ये परिभाषा स्पष्ट गलत है। हम जो बोलते हैं कि कोशिकाओं का समूह है, हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है, उत्तक। क्या ये परिभाषा सही लग रही? नहीं, लेकिन रीजन क्या है, ये गलत है, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो मैं बता देती हूँ। कि जैसे आपको देखो, मैंने ये क्या बनाई, कोशिकाओं का समूह बना दिया, ठीक है, कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, ठीक है। इतनी बात थी। उसके बाद ये देखो कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ही उत्तक बनता है। और उत्तक क्या करता है, अलग अलग उत्तक अलग अलग शरीर के विभिन्न कार्य करता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन कोशिकाओं का समूह ये इसमें ये पूरा नॉलेज नहीं दे रखा है कि वो कोशिकाएं समान है या फिर असमान है, ठीक है ना। इसी बात को जानने के लिए मैं बता देती हूँ। ये कोशिकाओं का क्या है, 6 कोशिकाओं का एक समूह है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तक, ठीक है। और जैसे फिर ये मैंने क्या बना दिया, 6 कोशिकाओं 8 कोशिकाओं का समूह बना दिया। और दूसरी मैंने इस तरह से ये मैंने क्या ले ली, कोशिकाएं। अब देखो ये 6 कोशिकाएं मिलकर एक कार्य कर रही है, क्या कर रही हैं, एक कार्य कर रही है, यानी एक उत्तक है, ठीक है। उत्तक बना रही है और उत्तक एक अपना विशेष कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे ये 8 कोशिका
और ये नीचे की 8 कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही हैं, एक कार्य कर रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे, क्या इन दोनों को उत्तक कहेंगे या फिर इसको उत्तक कहेंगे या फिर इसको अलग से उत्तक कहेंगे, अलग अलग उत्तक कहेंगे। मतलब ये एक उत्तक और ये नहीं, ये एक कार्य कर रही है दोनों मिलकर, तो क्या है ये एक उत्तक। इस दोनों को मिलकर हम क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। अब देखो इस परिभाषा के अंदर उत्तक की परिभाषा कि कोशिकाएं कौन सी समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती है। यहाँ क्या है, समान, और यहाँ क्या है आपकी असमान। आई बात समझ में? ये बताने का मेरा ये मकसद था कि कोशिकाओं का समूह है, सीधा नहीं, कोशिकाएं उसमें समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती है, लेकिन चाहे वो असमान हो लेकिन कार्य क्या करेगी, एक कार्य करेगी, समान कार्य करने वाली। समान देखो ये दिख रही है ना, ये एक समान है और ये क्या है, एक समान है। ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, एक कार्य कर रही है। तो दोनों असमान कोशिका हुई ना, यहाँ मतलब ये कोशिकाएं असमान, ये अलग हो गई और ये क्या हो गई, अलग हो गई, और ये यहाँ समान है। तो इनका कार्य क्या हुआ, कार्य इन दोनों का समान हुआ, यानी एक ही कार्य कर रही है, लेकिन दोनों में क्या है, अलग असमान नहीं है कोशिकाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिकाओं का समूह कौन सी, समान या असमान कोशिकाएं, समान या असमान कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करती हैं, या समान या असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो एक कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक का उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तक की परिभाषा समझ में आ गई। आप किसी भी तरह से बना लो कि परिभाषा आप अलग अलग बना सकते हो कि एक कार्य करने के लिए असमान या समान कोशिकाएं का समूह, असमान या समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, इसमें दोनों वर्ड आ गए, समान या असमान। ठीक है, समान दूसरी परिभाषा ऐसे बनेगी कि समान या असमान कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करती हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, उत्तक की बात समझ में आ गई। अब देखो अब हम पढ़ रहे हैं पादपों में उत्तक, हम पुष्पी पादप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस उत्तक की खोज तथा ये शब्द किसके द्वारा, दोनों ही किसके अंदर, पादपों के अंदर किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखना एक वर्ड ग्रीव, किसके द्वारा, ग्रीव के द्वारा इन्होंने ही क्या किया, खोज भी इन्होंने की और ये शब्द भी इन्होंने ही दिया। ठीक है, अब देखो इसका उत्तक का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। कोई बताएगा उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अब याद रखना, चाहे पादप में हो चाहे जंतु में हो, किसी के अंदर भी हो, लेकिन उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अब समझ रहे हो ना, जंतु का मतलब कि यदि जंतुओं में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना रही है या फिर पादपों में मिलकर कोशिकाएं उत्तक बना रही हैं, दोनों में क्या होता है, दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर पादपों में उत्तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलो हम देखते हैं कि उत्तक कितने प्रकार का होता है। कि यदि एक पादप को हम यदि काट के देखें और उसके छोटे से छोटे भाग तक को हम जाते हैं तो कोशिकाएं मिलती है अपन को, फिर वो कोशिकाओं का झुंड मिलकर एक कार्य करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक। तो उस उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार का उत्तक पाया जाता है तथा उन उत्तकों का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार किसके अंदर, पादपों के अंदर। ठीक है,
मैं जंतुओं की बात नहीं कर रही हूँ, पादपों के अंदर बता रही हूँ, ठीक है। पादपों में ऊतक के प्रकार लिखना बाद में, कोई बात नहीं, टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी आप बोर्ड पे ध्यान देके समझ लो, जिससे आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। ऊतक के प्रकार देखो, ऊतक के प्रकार होते हैं आपके कितने, 2 प्रकार, और ये पूछ लिया जाता है किस आधार पे, तो आधार में बता देती हूँ, कोशिका विभाजन के आधार पे। कोशिका विभाजन के आधार पर ऊतक कितने प्रकार का होता है, आपके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, विभज्योतकी ऊतक और एक आपका आता है स्थायी ऊतक। बड़े आराम से हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्थायी ऊतक क्या है तथा विभज्योतकी ऊतक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊतक कोशिका विभाजन के आधार पे, किस आधार पे, कोशिका विभाजन आधार पे क्या है, ऊतक आपके 2 प्रकार के हैं, एक आपका विभज्योतकी ऊतक और एक आपका क्या है, स्थायी ऊतक। अब देखो कोशिका विभाजन का अंतर आप लोग भी बता सकते हो कि कौन सा ऊतक जो है वो निरंतर विभाजन कर रहा है या कौन सा ऊतक जो है वो विभाजन नहीं करता है। इंग्लिश में वर्ड और बता देती हूँ, इनको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू और इनको बोला जाता है मेरिस्टेमिक टिश्यू। जो मैंने मेरिस्टेमिक क्षेत्र आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले पाठ के अंदर बता चुकी हूँ, आवर्तबीजी पादपों की आकानी की, वहां मैंने बताया कि मेरिस्टेमिक क्षेत्र क्या करता है, उनकी कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती रहती है, लगातार निरंतर क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है, ठीक है। हाँ बैठो, आवाज नहीं, बैठो ध्यान से सुनो, है ना। तो देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या अंतर है, तो मैं बता देती हूँ कि जो विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमिक जो टिश्यू है वो क्या है, लगातार निरंतर क्या करता है, विभाजन करता है। मैंने कहा ना, आप जहां भी मेरिस्टेमी या मेरिस्टेमिक नाम सुनते ही याद रखना कि उनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही है। मैंने कहाँ बताया, जो मूल थी उसके लास्ट कॉर्नर यानी मूल गोप को छोड़कर उससे पहले जो था वो क्या कर रहा था, मेरिस्टेमिक क्षेत्र था, निरंतर विभाजनशील कोशिकाएं थी। फिर उसके बाद मैंने बताया जो पररोह का निर्माण होता है एक बीज से, वहां जो वो कोशिकाएं हैं सबसे ऊपर शिरस्थ विभज्योतक जो है वो क्या था, आपका मेरिस्टेमिक क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र था। कि वो क्या कर रहे थे, बार बार विभाजन करके अपनी कोशिकाओं में क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। ये वही ऊतक है कि मेरिस्टेमिक टिश्यू यानी जो बार बार इनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, कि इसमें कोशिकाएं क्या है, लगातार विभाजन करती हैं, और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, विभाजन नहीं करती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये यदि विभाजन नहीं करती है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, स्थायी। बता देती हूँ, इसका निर्माण इस विभज्योतकी ऊतक से हुआ है। स्थायी ऊतक का निर्माण किससे हुआ है, विभज्योतकी ऊतक से हुआ है। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ये क्या था, ये मैंने मूल की संरचना बताई थी ना, ये लास्ट में मूल गोप था। मैंने क्या कहा कि यहाँ ये जो क्षेत्र है इसकी कोशिकाएं लगातार क्या कर रही है, विभाजन कर रही है। मेरिस्टेमिक क्षेत्र नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मेरिस्टेमिक क्षेत्र, यानी जो लगातार विभाजन कर रही है, ठीक है। उससे ऊपर का क्षेत्र क्या था, जो लंबाई में वृद्धि कर रहा था, दीर्घीकरण क्षेत्र। वेरी गुड, दीर्घीकरण इसका मतलब आप डेफिनेटली पढ़ रहे हो, दीर्घीकरण क्षेत्र, और उसके बाद परिपक्वण क्षेत्र, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ ये जो क्षेत्र, वहां यदि बताया आपको याद है तो मैंने ये कहा कि मेरिस्टेमिक क्षेत्र ही किसका निर्माण करता है, मूल गोप का। मेरिस्टेमिक क्षेत्र ही बाकी दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, दोनों क्षेत्रों का निर्माण करता है, बताया ना।
कि ये मेरिस्टेमी क्षेत्र क्या है, आगे इसकी कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, विभाजन करती जाती है और ये कोशिकाएं पीछे लंबाई में बढ़ गई। ये जैसे ये कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, विभाजन करती हैं और यही कोशिकाएं फिर यहाँ क्या है, लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है, और ये लंबाई में वृद्धि करती है और इसके अंदर क्या है, परिपक्वता आ जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था, परिपक्वन क्षेत्र दिया था। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमी क्षेत्र क्या है, विभ्योतक क्षेत्र है, यानी विभ्योतक उत्तक है। क्या है आपका, विभ्योतक उत्तक है। और ये आपके होते हैं स्थायी उत्तक, यानी जो कोशिकाएं विभाजन करने के बाद अपने अंदर परिपक्वता ला देती है, वो बाद में क्या है, या अपने रूप को स्थायी कर लेती है, वो क्या कहलाती है, स्थायी उत्तक। आई बात समझ में? यानी कि स्थायी उत्तक का निर्माण किससे हुआ है, विभ्योतकी उत्तक से हुआ है। ठीक है, फिर बात समझ में आ गई। चलो अब एक वर्ड और आता है, नहीं बता देखो, एक नाम आता है विभेदीकरण, और ये नाम हम यहाँ पढ़ेंगे, विभेदीकरण। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले वो बताती हूँ। आप सोच रहे हो मैडम आप कहाँ पुष्पी पादपों के शरीर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ विभेदीकरण का टॉपिक आ गया, तो ये मैं बता रही हूँ, ये इसी के अंदर आएगा नाम, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इस वर्ड का आप मीनिंग समझ ले, तो बाद में जब बताऊंगी तो आपको दिमाग में आ जाएगी ये वर्ड, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, विभेदीकरण यानी विभेद। देखो आप पीछे 8वीं या 10वीं में आप लोगों ने या जो भी पीछे के एग्जाम दिए उसमें सुना होगा कि जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद कीजिए। आया समझ में, विभेद कीजिए। यहाँ ये मत देखो कि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है विभेद। क्या अर्थ हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर क्या है, उसको विभेद करना। अलग अलग कौन से पॉइंट है, आगे बात समझ रहे? ये बोल रहा है कि इस इन दोनों में अलग क्या है, सेम जो चीज है उसको तो विभेद ही क्या करना, उसका अलग ही क्या करना, यानी इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें अलग क्या चीज है, वो होता है विभेद करना, एक दूसरे का अंतर बताना। या ऐसे दे देते हैं ना, विभेद की जगह अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, वही है, यानी विभेद, दोनों में अंतर स्पष्ट करना, दोनों को अलग अलग बताना। तो देखो वही है कि विभेदीकरण यानी अलग अलग अंतर बताना या अलग अलग उनकी विशेषता बताना या अलग अलग कोई कार्य करना, वो क्या कहलाता है। या किसी कोई एक भाग है, उसका भाग जैसे एक दूसरा काम कर रहा है, एक दूसरा काम कर रहा है, तो उसको अलग कर देना। यानी कोई भी चीज यदि एक कॉमन चीज है, वो दोनों कार्य अलग अलग कर रही है, उसका एक पार्ट दूसरा काम कर रहा है, एक पार्ट दूसरा काम कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों को अलग ही कर दें, वो होता है विभेदीकरण। ठीक है, डिवाइडेशन कर दिया। अब देखो हमने पढ़ा है कि एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे पैदा होता है। तो हमने देखा कि जैसे एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, ठीक है, ये है नर कोशिका और ये है आपकी मादा कोशिका। इन दोनों का संलयन होगा, फिर क्या बनेगा, युग्मनज। ठीक है, हम पढ़ते हैं ये चीज की नर और मादा कोशिकाएं मिलकर संलयन करके क्या बनाती है, युग्मनज करती है। बस इसी एक कोशिका से ये दोनों मिलकर क्या बना ली इन्होंने, एक कोशिका बना ली। क्या बना ली, एक कोशिका बना ली। ठीक है, इन्हीं कोशिका से, इस एक कोशिका से पूरे जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और देखो ये एक कोशिका, इससे कई विभिन्न कार्य, विभिन्न कोशिकाएं बन जाती हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए बांट दी जाती हैं।
आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये एक युग्मनज है और इससे जैसे विभाजन हुई, क्या बन गई? दो कोशिका। फिर इन दो कोशिकाओं में विभाजन होगा, क्या बन जाएगी? आगे आगे कोशिकाएं बनती जाएगी। ठीक है। मान लिया एक पादप के अंदर है, ये आपको लिख के समझाती हूँ। ठीक है। अब बताओ, क्या इस कोशिका में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका कौन सा भाग किस कार्य के लिए कर रहा है? नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, ये मान लिया ये युग्मनज है। ठीक है। इससे पूरे एक जीव का निर्माण करना है, इसका एक जीव का निर्माण करना है, तो वो जीव की सभी क्रियाएं इस एक कोशिका के अंदर सम्मिलित है कि वो सभी क्रियाएं करेगा। उसकी सूचना, उससे जो एक जीव सभी कार्य करता है, जनन करता है, श्वसन करता है, प्रजनन करता है, सब कुछ जैसे पाचन करता है, सब क्रियाएं जो करता है, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन क्या इस कोशिका के अंदर नहीं है? कि इसी एक कोशिका से पूरा जीव का निर्माण होगा, तो क्या इसके अंदर नहीं होगी? जैसे मान लिया ये कोशिका है, इसी से फिर मैंने क्या कहा, मैंने एक दिन पहले भी बताया, दोनों उनकी क्या होती हैं? 3 स्तर पाई जाती हैं। बताया जैसे जंतुओं में मैंने क्या कहा कि चारों तरफ 3, एक भ्रूण के चारों ओर 3 परत पाई जाती हैं, जिसका क्या नाम था? एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। वही स्तरें मिलकर, वही ड्रम स्तर मिलकर आगे क्या करते हैं? पूरे के पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सब बताई थी ना? नहीं बताई क्या? तो क्या ये सबसे पहले जब युग्मनज बना, क्या इसमें हम विभेद कर सकते थे क्या कि ये यहाँ से ये इस चीज का निर्माण करेगा? क्योंकि ये एक ही थी, हमको देखने में ये एक ही दिख रही थी, लेकिन वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन इसके पास थी कि इस स्तर से ये बनेगा और ये बनेगा, वो एक इसके पास थी, लेकिन हम इसके अंदर अंतर नहीं कर रहे थे। तो इसको, इस कोशिका को मैं क्या कहूंगी? अविभेदी कार्य या अविभेदी कोशिका। आई बात समझ में? इसको मैं क्या कह सकती हूँ? अविभेदी कोशिका कह सकती हूँ। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम विभेद नहीं कर रहे हैं। अभी सूचना भले ही सारी है कि आगे जाकर इसको उत्सर्जन करना है, पाचन करना है, श्वसन करना है, जो भी क्रियाएं या जैव रासायनिक क्रियाएं करनी है वो इनको पता है, लेकिन इसके अंदर हम विभेद नहीं कर सकते। फिर ये क्या करेगी? आगे विभाजन करेगी और इसके अंदर विभाजन करते हुए ऐसे कोशिकाएं विभाजित होती रहेगी, जैसे यहाँ से ये कोशिकाएं बनती गई। ठीक है। इसके अंदर विभाजन करती गई, पहले छोटी थी, इस तरह से बड़ी होती गई, क्योंकि जब कोशिकाओं में विभाजन होगा, कोशिकाएं बढ़ेगी तो उनका आकार भी बढ़ेगा ना। ठीक है। फिर देखो, जैसे एक कोशिका का ये बन गया और ये एक विशेष कार्य जैसे मैंने कह दिया पाचन करना है। ठीक है। और एक ये बन गया, ठीक है। एक कोशिकाओं का झुंड ये बन गया, एक कोशिकाओं का झुंड ये बन गया। ये अपना अलग कार्य कर रहा है और ये अपना क्या कर रहा है? अलग कार्य कर रहा है। ये जैसे श्वसन की क्रिया कर रहा है। ठीक है। बना किससे? इसी से। ठीक है। जैसे हर मान लो, कुछ भी मान लो कि इन्हीं परतों से, जैसे मैंने मीजोड्रम, एक्टोड्रम, इन सबका हृदय का, और जब मैंने नेफ्रॉन्स जो कार्य की बताई है उसमें बताया इसका निर्माण कहाँ से हुआ है। ठीक है। तो इन्हीं परतों से या इन्हीं एक कोशिका से इनका निर्माण हुआ। ये क्या थी? अविभेदी कोशिका थी या अविभेदी कार्य कोशिका थी। ठीक है। अब जब ये कार्य अलग करने लगे, ये अपना कार्य अलग करने लगे, तो ये क्या हो गई? क्या हो गई? विभेदी कार्य या विभेदी कोशिका। विभेदी कोशिका कि हम अंतर कर सकते हैं कि ये कोशिका इस कार्य के लिए है और ये कोशिकाओं का समूह इस कार्य के लिए है। आ गई बात समझ में? बस मेरा मकसद यही था आपको यहाँ विभेद या विभेदीकरण का अंतर स्पष्ट करना। यह विभेदीकरण जो है इसका मीनिंग क्या है और ये वर्ड हम आगे लिख लेंगे। अब देखो, एक मैंने यहाँ स्थायी तक बताया और दूसरा मैंने क्या बताया? विभेदक।
क्योंकि आपको तो मेरे को नहीं पता कंफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब मैं पहले 11वीं 12वीं में थी तो मेरे को विभेदीकरण बिल्कुल नहीं आता था। विभेदीकरण है क्या समझ में नहीं आता था, तो फिर वो पूरा आगे का मैटर समझ में नहीं आता। इसीलिए ये विभेदीकरण है, समझ में आ गई कि ये विभेदीकरण कोशिका है या विभेदीकारी कोशिका है, ये कौन सी है, अविभेदी कोशिका है, क्योंकि हम इसके अंदर अंतर स्पष्ट नहीं कर रहे। अब बताओ, ये एक विभेदक ऊतक है और ये क्या है, स्थायी ऊतक है। इसके अंदर कौन सा ऊतक विभेदीकारी है तथा कौन सा ऊतक अविभेदीकारी है? कि ये विभेदक सबसे पहले बनेगा, ठीक है। इसी विभेदक से आगे क्या है, स्थायी ऊतक का निर्माण होगा। तो अब जल्दी से बता दो कि कौन सा विभेदी, जैसे मान लिया ये विभेदक ऊतक है, ये सबसे पहले बनने वाला है, इसी से इसका निर्माण हो रहा है स्थायी ऊतक से। इससे विभेदक ऊतक से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभेदकीय ऊतक क्या है, विभेदी, अविभेदी, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ नहीं, ये इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही है, बस ये विभाजन करे जा रही है। इसको पता नहीं कौन क्या आगे जाकर क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, इसका काम है लगातार विभाजन करते रहना। लेकिन स्थायी ऊतक को क्या करना पड़ता है, एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष अंगों का निर्माण करना पड़ता है। वो विभाजन नहीं करती है, वो अपने में परिपक्वता लाकर कार्य आरंभ करती है, कार्य स्टार्ट करती है, कार्य करती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्थायी ऊतक क्या है, विभेदी कार्य। और ये बोले क्या है, अविभेदी। आई बात